प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के झाबुआ में 7,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1.75 लाख अधिकार अभिलेख करेंगे वितरित। गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के मैसूर में आज भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में लेंगे हिस्सा। पार्टी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में जीत के लिए देंगे मंत्र। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने कहा, संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी को सरकार बनाने का मिला जनादेश। अंतिम परिणाम आने तक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान। इजराइल ने गजा में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के मुख्यालय के नीचे हमास की सुरंग होने का किया दावा। विदेश मंत्री ने यूएनआरडब्ल्यूए के प्रमुख के इस्तीफे की मांग की। और खेल की खबरों में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। गत विजेता भारत छठी बार खिताब जीतने के इरादे से उतरेगा मैदान पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सुबह की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और इसी के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के झाबुआ में लगभग 7,300 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री झाबुआ की जनजातीय आबादी के लिए कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान योजना के अंतर्गत आहार अनुदान की मासिक किस्त का भी वितरण करेंगे। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की विभिन्न विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं को पौष्टिक आहार के लिए 1,500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1.75 लाख अधिकार अभिलेख वितरित किए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री पीएम आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 559 गांवों के लिए 55.9 करोड़ रुपए भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री झाबुआ में सीएम राइज स्कूल का भी आज शिलान्यास करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जलापूर्ति और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए तलवाड़ा परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री रेल परियोजनाओं के तहत रतलाम रेलवे स्टेशन और मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की भी आज आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 3,275 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई सड़क विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री अपशिष्ट डंप साइट रिमीडिएशन, विद्युत सबस्टेशन जैसी अन्य विकास पहलों का भी लोकार्पण और शिलान्यास आज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में जनजातीय सम्मेलन आयोजित कर रही है और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको लोकसभा चुनाव के प्रचार का भी आगाज मान रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार का मानना है कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का लाभ जनजातीय समाज के लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ में होने वाले जनजातीय सम्मेलन के जरिए एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। इस सम्मेलन के जरिए भाजपा जनजातीय समाज के लिए देश भर में खासकर मध्य प्रदेश जैसे डबल इंजन की सरकार वाले राज्यों में किए गए कामों का ब्यौरा देने की कोशिश करेगी। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार ने आदिवासी वर्ग के कल्याण के लिए कई काम किए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य में पेसा नियम लागू करने के साथ ही वनोपज का उचित दाम दिलवाने के अलावा राज्य की योजनाओं के जरिए आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने पर जोर दिया है। आपने देखा होगा कि इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार आदिवासी भाइयों बहनों के विकास की जो योजना है, आज चाहे प्रधानमंत्री आवास की हम बात करते हैं, घर में शौचालय निर्माण की बात करते हैं, आयुष्मान भारत कार्ड की बात करते हैं, मुझे कहते हुए खुशी है
कि जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करने के लिए इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले। भाजपा को लगता है कि जनजातीय वर्ग उसके साथ हमेशा से रहा है, क्योंकि उस वर्ग के कल्याण के लिए सरकार ने वो सब किया जो आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था। वहीं मध्य प्रदेश सरकार को लगता है कि प्रधानमंत्री के झाबुआ आने से सीधा लाभ जनजातीय वर्ग को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी भाई और बहनों के लिए भारत के इतिहास में गौरव दिवस की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। आदिवासी भाई और बहनों के लिए स्व सहायता समूहों के माध्यम से हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने का अभियान भी जनजातीय क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर माननीय प्रधानमंत्री ने लिया। लोकल आर्टिजन से लेकर के ऐसे कई प्रकार के काम जनजातीय क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार उनके विकास और उत्थान के लिए हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा जनजातीय समाज को भी मिलेगा, सब समाजों को मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा काम ये होने वाला है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातीय वर्ग के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन कई अन्य सीटों पर भी जनजातीय वर्ग के मतदाता प्रभाव डालते हैं। लेकिन इस सम्मेलन के जरिए भाजपा केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के जनजातीय वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं कई सौगातें लेकर जाते हैं। अब झाबुआ आ रहे हैं तो करीब 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें लेकर आ रहे हैं। इनमें सड़कें और रेलवे के कई काम तो हैं ही, साथ ही जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए भी कई महत्वपूर्ण काम जनता को समर्पित करने वाले हैं। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर एमपी के मन में मोदी है तो पीएम मोदी के मन में भी एमपी है। कैमरामैन मोहित के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, झाबुआ। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे, जहां अमित शाह सबसे पहले मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद सुत्तुरु जात्रा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और यायरा गेस्ट हाउस का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की कर्नाटक यात्रा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी काफी खास और काफी अहम होगी। वो बीजेपी कर्नाटक कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही लोकसभा क्लस्टर की बैठक में चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। और आगे बढ़ते हुए अब बात बिहार की करते हैं, जहां पर नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की नई सरकार को विधानसभा में अब कल विश्वास मत हासिल करना है। इससे पहले जनता दल यूनाइटेड ने आज विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। इसमें जेडीयू के विधायकों को अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। बीते कल पटना में मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर जेडीयू विधायकों के लिए भोज का भी आयोजन किया गया था और इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विधायकों को बैठक के लिए बुलाकर तेजस्वी यादव के आवास पर रोका है। बिहार के बाद अब बात यूपी की, जहां यूपी विधानसभा के सदस्य आज अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन करते हुए नजर आएंगे। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी सदस्यों को निमंत्रण दिया है। सभी सदस्य बसों से अयोध्या धाम के लिए रवाना होंगे। यात्रा के दौरान बसों में राम धुन बजाई जाएगी। सदस्य हनुमानगढ़ी मंदिर में भी दर्शन करते हुए नजर आएंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात हरियाणा की, जहां किसानों की विरोध रैली और दिल्ली चलो के आह्वान को देखते हुए 7 जिलों में आज सुबह 6 बजे से ही मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में लगाई गई है। साथ ही बल्क एसएमएस और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं। हरियाणा सरकार ने कहा कि शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए इंटरनेट बंद करने का अहम फैसला लिया गया। ये पाबंदियां 13 फरवरी तक लागू रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस भी अलर्ट पर है। अंबाला समेत कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सरकार के आदेशों के अनुसार अंबाला शहर के सेक्टर 10 के राजीव गांधी खेल स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का मुद्दा बीते कल राज्यसभा में उठा और इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर काफी हंगामा भी देखने को मिला। ये दिखाते हैं ये रिपोर्ट। आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई। वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया।
पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद उनके पौत्र और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी के धन्यवाद के ये उद्गार जब राज्यसभा में भी प्रकट किए गए तो राज्यसभा का माहौल ही बदल गया। कोई वसीयत में कोई संपत्ति वो छोड़ के नहीं गए थे। आदमी तब तक जिंदा रहता है जब तक उनके विचार लोगों के बीच जिंदा रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दल के सम्मानित सदस्य गांव-गांव तक चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को ले जाएंगे और मैं फिर अपने तरफ से ऋणी हूं, कहना चाहता हूं, एक जमीनी सरकार जो जमीन की आवाज को समझती है और बुलंद करना चाहती है, ऐसी ही सरकार धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती है। इससे कांग्रेस सांसद उत्तेजित हो गए और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठकर सीधा सभापति पर आरोप लगाया। आखिर किस नियम के तहत जयंत चौधरी को बोलने का मौका दिया गया? मुद्दा जब आप उठाते, चर्चा करते, हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ। तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं, किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया? खड़गे के आरोप पर सभापति भी तमतमा गए और उन्होंने जयंत चौधरी के पत्र का हवाला दिया और कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद उनके परिवार का कोई सदस्य अपनी भावना प्रकट करना चाहता है तो ऐसा व्यवहार क्या उचित है? उन्होंने कहा कि वो चौधरी चरण सिंह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका सार्वजनिक जीवन निष्कलंक रहा है और उनका देश के किसानों के प्रति समर्पण भी निष्कलंक है। सत्ता पक्ष ने भी इस घटनाक्रम पर अपनी नाराजगी जताई और माफी की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने पर कांग्रेस को भी जश्न मनाना चाहिए। आज के दिन हर किसान के दिल पर आप चोट कर रहे हो, उसके दिल को दहका रहे हो। चौधरी चरण जैसे व्यक्तित्व के ऊपर इस प्रकार का वातावरण हाउस में करना, और हेड शुड गो इन शेम। मैं खुद पीड़ित हूं, दुखी हूं। नरसिम्हा राव जी ने इस देश में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की प्रथा शुरू की, मैं समझता हूं कांग्रेस ने तो आज सेलिब्रेट करना था। राज्यसभा में जयंत चौधरी को सभापति ने भारत रत्न दिए जाने को लेकर बोलने का मौका दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस पर कड़ा प्रतिवाद किया और चेयर को रूलिंग समझाने लगे। इस पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कड़ा प्रतिवाद किया और उन्होंने कहा कि चेयर को डिक्टेट करने की परंपरा नहीं रही है। जिस तरीके की हरकत विपक्ष के नेता कर रहे हैं ये कतई उचित नहीं है। बात यही खत्म नहीं हुई। जब कांग्रेस के सांसद लगातार शोरगुल और हंगामा बरपा रहे थे तब केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कांग्रेसी सांसदों का कड़ा प्रतिवाद किया और कहा कि चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाना कांग्रेस को पच नहीं रहा है। मैं सियासत नहीं, वो मैं तो मानता हूं कि ये लोग कुछ चीजें पचा ही नहीं सकते हैं। ये यही नहीं पचा सकते चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न कैसे मिले। सदन में भारी गहमागहमी के बाद जयंत चौधरी बाहर आए और मीडिया से मुखातिब हुए। जयंत चौधरी ने कहा कि मौजूदा सरकार की कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह की झलक देखी जा सकती है। बेहतर ये होता कि वो कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह के बारे में हम भी बोलना चाहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि चेयर उनको मना करता। ये मौका इतना बड़ा है, इतना बड़ा सम्मान चौधरी साहब को मिला, चौधरी चरण सिंह को नहीं। जो भी वंचित समाज के लोग हैं, किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, गांव में लोग रह रहे हैं, पूरे देश का सम्मान रखा गया। गौरतलब है कि किसानों के बड़े नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने की घोषणा का भारत भर के किसान समेत सभी वर्ग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रही। शैलेंद्र मिश्र और अनुज यादव के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अनुशासनहीनता और पार्टी के खिलाफ बार बार बयान देने की शिकायतों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रमोद कृष्णम को 6 वर्ष के लिए तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित करने का उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के शामिल नहीं होने की भी उन्होंने कटु आलोचना की थी और इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के पार्टी के फैसले को गलत और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा था कि भगवान राम के बिना देश की कल्पना अब नहीं की जा सकती। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बीते कल से दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला शुरू हो चुका है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेले का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत की यही खासियत है कि यहाँ पर 22 भाषाओं में साहित्य है और पढ़ने वालों की संख्या असंख्य है। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स को नेशनल बुक ट्रस्ट ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा इसे 11 भाषाओं में प्रकाशित किया है। इसे ब्रेल लिपि में भी लिया गया है, जिसका केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लोकार्पण किया। विश्व पुस्तक मेले में खास आकर्षण का केंद्र बच्चों के लिए आया ई जादुई पिटारा है, जो खेल खेल में पढ़ाई की थीम पर डिजाइन है। यहाँ AI के जरिए अनुवादित मातृभाषा में सारे कंटेंट उपलब्ध होंगे। इसके अलावा G20, नारी शक्ति और विकसित भारत थीम पर आधारित 3 विशेष मॉड्यूल का भी लोकार्पण हुआ। For more than half a century, this book fair has been a much sought after event for the book lovers around the world. In the next few days, millions of readers will visit this book fair to be a part of this celebration of knowledge. I congratulate the NBT for this laudable initiative. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने भी नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग के स्टॉल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बहुप्रतीक्षित इंडिया ईयर बुक 2024 और करियर कॉलिंग का लोकार्पण किया। इस मेले का प्रकाशक और लेखकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बार तो बहुत उम्मीद है। इस बार स्टॉल्स में भी इन्होंने अच्छा स्टॉल्स बनाए हैं। दूसरा, जो हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार किताबें निकाली, तो हमारा आग्रह है पेरेंट्स से, स्कूलों से कि वो आएँ और यहाँ पर किताबें देखें और अपने पुस्तकालय के लिए और अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदें। यूके का भी स्टॉल यहाँ पर देखा जा सकता है। हमारे साथ वर्षी पांडे हैं जो यूके से पुस्तकें लेके आए हैं। The books here talk about a lot about NEP and NCF, and not only talk about it, we mirror NEP and NCF. We talk about multidisciplinary approach, we talk about holistic development, 21st century skills, and not only that, the UN SDG goals, which are the talk of the town. So we make sure that we are catering to wonderful tools to the teachers and to the 21st century learner and making them a global citizen. And the best part is that we are catering STEAM ahead with science 1 to 8, EVS 1 to 5. पुस्तक मेले में काफी संख्या में लेखक भी देखे जा सकते हैं। कुछ लेखक हमारे साथ हैं, बात करते हैं। डॉक्टर RS अग्रवाल साहब हैं। पुस्तक मेला अद्भुत है, इसमें सभी तरह की बुक्स का समावेश है। लगता है जब पुस्तक प्रेमी आपकी पुस्तकें देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। लेखक का कॉन्फिडेंस तो उसकी प्रेज पर, उसकी बुक की प्रेज पर निर्भर करता है। 18 फरवरी तक दिल्ली के प्रगति मैदान में चलने वाले इस मेले की थीम बहुभाषी भारत, एक जीवंत परंपरा रखी गई है और सऊदी अरब को मेले में सम्मानित देश का दर्जा दिया गया है। गिरीश निशाना, DD न्यूज़, दिल्ली। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां दक्षिण पश्चिम जिले की स्पेशल स्टाफ और साउथ कैंपस पुलिस की टीम ने जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एक ऐसे सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है जो चोरी के फोन को नकली बिल बनाकर बेच दिया करते थे। इस गैंग को वकालत की पढ़ाई कर रहे LLB के 4थे वर्ष का छात्र सौरभ चला रहा था। आरोपी सौरभ ने फर्जी कंपनियां बना रखी थी और उसी के जाली बिलों पर वो चोरी के मोबाइल को दुकानों पर बेच दिया करता था। चोरी के फोन को लेने से पहले सौरभ जिपनेट पर उसकी जांच करता था और फिर उसे आगे बेच देता था। दिल्ली पुलिस ने इस गिरोह के 4 प्रमुख आरोपियों और एक CCL को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें रिसीवर भी शामिल है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के 40 मोबाइल फोन, 2 फर्जी स्टाम्प और फर्जी मोबाइल बिल और कुछ जेवरात भी बरामद किए गए हैं। रिसीवर की चेन पे काम करते हुए हम एक शॉप पे पहुंचे और शॉप पे फिर उसको हमने जब नैप किया तो उसने बताया कि मैं एक व्यक्ति है सौरभ नाम का, वो जो मेरे पास ऐसे फ़ोन देने आता रहता है बार बार। चोरों, स्नैचर्स और क्रिमिनल्स के कांटेक्ट में आते थे, इनसे फ़ोन्स लेते थे, फिर उनको फ़ोन को चेक करते थे हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिपनेट, कि क्या ये फ़ोन कोई चोरी और ये ट्रैकिंग पे तो नहीं है,
और जैसे ही उनको लगता था कि ऐसा नहीं है, उसी फ़ोन को एक्सेप्ट करते थे और वो प्रॉपर रेशियो मेंटेन करते थे। उन्होंने बाकी OLX से सेकंड एंड थर्ड एंड फ़ोन खरीदते थे, इनको मिक्स करते थे, फिर इनके ये फॉर्ज्ड बिल क्रिएट करते थे और इन फ़ोन्स को ले जाके फिर वो शॉपकीपर्स को देते थे, अलग अलग शॉपकीपर्स को, जैसे इस केस में इंद्रजीत है। और खबरों का सिलसिला DD न्यूज़ पर यूं ही लगातार जारी है। इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। NPS भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने NPS अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां पाकिस्तान में संसदीय चुनाव में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI अब सरकार बनाने की कोशिश में है। इसके लिए उसने आवश्यक समर्थन जुटाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू कर दी है। इमरान खान के कारावास में होने पर भी उनकी पार्टी द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने नेशनल असेंबली में 102 सीटें जीती हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान ने दावा किया है कि नेशनल असेंबली में बहुमत की वजह से राष्ट्रपति आरिफ अलवी सरकार बनाने के लिए उनकी पार्टी को ही आमंत्रित करेंगे। इसी बीच सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के अपने प्रतिद्वंदी दलों से गठबंधन सरकार बनाने में मदद के आग्रह का समर्थन किया है। सेना प्रमुख ने देश के राजनीतिक दलों से एकीकृत सरकार बनाने को कहा। उधर जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की PTI ने अपने समर्थकों से अंतिम चुनाव परिणाम उजागर न किए जाने पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। पाकिस्तान में इस्लामी राजनीतिक दल के सैकड़ों समर्थकों ने चुनाव परिणामों में हो रही देरी के कारण लाहौर में विरोध प्रदर्शन किया। लोग सड़कों पर उतरे और चुनाव परिणामों और अंतिम वोटों की घोषणा में देरी की निंदा की है। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के नेता साद रिजवी ने चुनाव आयोग की आलोचना की और कहा कि चुनाव के दौरान व्यापक अनियमितताएं देखी गईं। साद रिजवी ने कहा कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान कई निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है। उन्होंने कहा कि छेड़छाड़ के इरादे के मद्देनजर नतीजों को रोक दिया गया है। अब बात इजराइल की, जहां सेना ने गजा में फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के मुख्यालय के नीचे सुरंग का दावा किया है। यह सुरंग 700 मीटर लंबी है। इजराइल ने कहा कि हमास संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी का दुरुपयोग कर रहा है। वहीं फिलिस्तीन ने इजराइल पर UNRWA को बदनाम करने का आरोप लगाया है। UNRWA में 13,000 लोग कार्यरत हैं। ये गजा पट्टी और सहायता पर निर्भर लोगों के लिए जीवन रेखा रही है। ये एजेंसी प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य देखभाल क्लिनिक और अन्य कई सामाजिक सेवाएं मुहैया कराती है। सेना ने दावा किया है कि मुख्यालय ने सुरंग को बिजली की आपूर्ति की। UNRWA का कहना है कि उसे सुरंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है और इस बीच इजराइल के विदेश मंत्री ने UNRWA के प्रमुख के इस्तीफे की भी मांग की है। और वहीं यूक्रेन के खार्किव शहर पर रूस की ड्रोन हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। खार्किव क्षेत्रीय गवर्नर आलिया सिनेहुबोव ने जानकारी देते हुए बताया कि ड्रोन हमले में आग लगने के कारण बुनियादी ढांचे और आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा है। मृतकों में 5 लोगों का एक परिवार था, जिनमें 8 साल, 4 साल का और एक 10 महीने के बच्चे की भी मौत हो गई।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूसी हमले की निंदा की है। उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि रूसी आतंकवादियों के हमले जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसी हत्याओं के अपराधियों को सजा नहीं मिली है। ओडिशा क्षेत्र के गवर्नर ओलेह कीपर ने कहा कि ड्रोन हमले में 4 लोग घायल हो गए हैं और कुछ बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं इंडोनेशिया में 14 फरवरी को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अभियान अब खत्म हो चुका है। इस चुनाव में 3 उम्मीदवार राष्ट्रपति बनने की रेस में हैं, लेकिन सबकी नजरें टिकी हैं राष्ट्रपति पद के दावेदार प्रोबोवो सुबियांटो पर। फिलहाल जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं और 2 कार्यकाल की अधिकतम सीमा पूरी कर चुके हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद के दावेदारों के हजारों समर्थकों ने शनिवार को राजधानी जकार्ता और मध्य जावा शहर सोलो और सेमारंग में अंतिम रैलियां निकाली। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्रबोवो लगातार तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। इंडोनेशिया के 204.8 मिलियन मतदाताओं में से आधे से अधिक 40 वर्ष से कम आयु के हैं। वहीं हंगरी की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कैटलिन नोवाक ने बाल यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को माफी दिए जाने पर सार्वजनिक आक्रोश के बीच अपना इस्तीफा दिया है। हंगरी के विपक्षी दलों ने उनसे पद छोड़ने की मांग की थी। कैटलिन नोवाक ने कहा कि बाल यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को माफ करके उन्होंने बड़ी गलती की है। कैटलिन नोवाक ने कहा कि वो कभी भी किसी बाल यौन शोषणकर्ता को क्षमादान नहीं देंगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात खेलों की करते हैं, जहां आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत का मुकाबला आज ऑस्ट्रेलिया से होगा। दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में फाइनल मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। भारत खिताब पर लगातार कब्जे की कोशिश करेगा। 5 विजेता ट्रॉफी के साथ वो टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है। बृहस्पतिवार को पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में 1 विकेट से रोमांचक जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचा है, जबकि भारत ने मंगलवार को सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेट से हराया था। छठी बार अंडर 19 का विश्व सरताज बनने का सपना लिए टीम इंडिया तैयार है। मैन इन ब्लू लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे इस विश्व कप में अब तक अजय रहे हैं। बहरहाल अब फाइनल है, जहां सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है। पूरे टूर्नामेंट में दोनों ही टीमों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है। ऐसे में उम्मीद है कि फाइनल मैच रोमांच की हदों को पार कर सकता है। भारत की बात करें तो टीम इंडिया 5 बार की चैंपियन है। भारत की अंडर 19 टीम ने 2012 और 2018 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। यही वजह है कि टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप के खिताबी मैच में भी प्रबल दावेदार के तौर पर सामने है। भारतीय टीम हमेशा इस आयु वर्ग के टूर्नामेंट में पावर हाउस बनकर सामने आती रही है और इस टूर्नामेंट में 9वीं बार फाइनल में पहुंचना इस बात का उदाहरण है। बल्लेबाजी में कप्तान उदय सहारन और सचिन दास ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है, तो वहीं गेंदबाजी में नमन तिवारी की धारदार गेंदों ने विरोधी बल्लेबाजों को परेशान किया है। वहीं अर्शिन कुलकर्णी का ऑलराउंडर अंदाज टीम के लिए फाइनल स्ट्राइक कर सकता है। उधर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। टीम काफी संतुलित दिख रही है। खास तौर पर जिस तरह से दबाव से निकलकर टीम ने अपनी बल्लेबाजी को निखारा है, वो इस टीम का प्लस पॉइंट है। टॉम स्ट्रैकर टीम के घातक गेंदबाज हैं। ऐसे में भारतीय टीम को इस फाइनल एनकाउंटर में इस गेंदबाज से सावधान रहने की जरूरत रहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वहीं कतर की फुटबॉल टीम ने जॉर्डन को 3-1 से हराकर एशियन कप फाइनल में अपनी जीत दर्ज की है। अकरम अफीक ने कतर की ओर से हैट्रिक लगाई। वो एशियन कप फाइनल में हैट्रिक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। इस परिणाम का मतलब है कि कतर लगातार 2 बार एशियन कप जीतने वाली 5वीं टीम बनी। कतर ने 2019 में भी ये खिताब जीता था। जॉर्डन पहली बार ये खिताब जीतने की कोशिश कर रही थी। जॉर्डन ने सेमीफाइनल में प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स दक्षिण कोरिया को हराकर पहली बार फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।